नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने चालुक्य वंश तक इसका अध्ययन कर लिया था। चालुक्य वंश तक का जो अध्ययन किया था, अब नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है वह बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण शक गुण कुषाण, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम शकों के बारे में अध्ययन करेंगे और शक जो है ये कैसी जाति हुआ करती थी, इनके बारे में क्या खूबियां है। ये है मध्य एशिया, कहाँ के? मध्य एशिया। मध्य एशिया की कैसी जाति थी? मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। कैसी जाति थी? मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति। इनका उल्लेख किस रूप में मिलता है? मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। और ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, ये कहां से आए थे? अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान से भारत आए। ठीक है, ये कहां से आए थे? शक, ये मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति अफगानिस्तान में बलूचिस्तान से भारत के अंदर ये प्रवेश किया था। और रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत के अंदर इनका जो उल्लेख मिलता है, इनको बताया गया है कि शक बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? कंबोजों और यवनों के साथ रखा गया। मतलब शक जो बस्ती हैं, शक बस्तियों को कंबोजों वे यवनों के साथ रखा गया। मतलब इनको कहाँ रखा गया था? जो रामायण और महाभारत में ऐसा उल्लेख बताया गया कि सब जो बस्तियां, इन बस्तियों को कहाँ पे बसाया गया था? कंबोजों और यवनों के पास में बसाया गया था। जो बाहरी आक्रांत है उनके साथ में, यानी इनको बिल्कुल तुच्छ समझा जाता था, ऐसी जनजातियां थी, इनके साथ में इनको रखा गया था। और दूसरी चीज इनके बारे में एक और उल्लेख ये मिलता है कि सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। यानी इन्होंने कौन से प्रदेश को जीता था? सिंधु प्रदेश पर अधिकार किया। सिंधु प्रदेश पे इनके द्वारा अधिकार कर लिया। और सौराष्ट्र यानी कहां पे? गुजरात के अंदर है। गुजरात को कहा जाता है। सौराष्ट्र पर शासन किया। मतलब सिंधु प्रदेश को इन्होंने वैसे ही कर लिया और यहाँ इनका अस्तित्व का, यानी कहाँ इनका अधिकार हो गया था? इस पे सौराष्ट्र पे इनका अधिकार हो गया था। और तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश व पल्लवों द्वारा हुआ। ऐसा बताया जाता है कि तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश शक शक्ति का क्या हो गया है? विनाश हो गया। ऐसा यानी हमें ज्ञात होता है, ऐसा इस इतिहास के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती। और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। यानी इन्होंने कहां कहां पे अधिकार किया था? सबों ने महाराष्ट्र, गुजरात व काठियावाड़ प्रदेशों पर अधिकार किया। यानी इनके द्वारा कहां पे अधिकार किया गया था? महाराष्ट्र, गुजरात व काठियावाड़ प्रदेशों पर उनका अधिकार किया गया था, उनके द्वारा अधिकार किया गया था। तो इस तरीके की ये क्या है कि शक जो जनजाति, इनके बारे में ये सब कुछ बिंदु इन पे लागू होते, इस तरीके की प्रक्रियाएं उस समय चल रही थी। अब है जो नेक्स्ट बिंदु है जिसके बारे में ऐसा एक और इनके बारे में
पे जानकारी मिलती है कुछ ऐसे अभिलेखों के माध्यम से। जोगलथम्बी एक अभिलेख है। जोगलथम्बी नामक स्थान यानी जोगलथम्बी जो स्थान है उस स्थान से हमें सिक्कों से प्रमाणित होता है। ये सब कुछ जानकारी हमें कहां से प्राप्त हो रही है? सिक्कों के माध्यम से। सिक्के जानते हो ना, उन सिक्कों के माध्यम से हमें ये प्राप्त हो रही है। उन पे उल्लेख है जोगलथम्बी नामक स्थान पे सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि उज्जैन में यानी इनका जो महान यानी नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी से प्राचीन हुआ था। ऐसा बताया सिक्कों में प्रमाणित होता है कि नहपान जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी से नहपान को क्या किया गया था? शक शासक नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा पराजित किया गया था। ऐसा उल्लेख सिक्कों के माध्यम से होता है। और उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की गई थी। यानी उज्जैन के अंदर उज्जैन में शक राजवंश की जो स्थापना है वो वहां पे की गई थी। ये सब कुछ जानकारी में सिक्कों और अभिलेखों के माध्यम से हमें ये प्राप्त होती है। दूसरा है हूण। अगली जो जनजाति है हूण। और हूण कैसी जनजाति थी? ये भी बहाई जनजाति थी। ठीक है, जनजाति के रूप में थी। और ये भी लोग क्या थे? बहाई थे, बाहर से आने वाले थे। अब देखो हूणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो हूण जो है इनके बारे में ऐसा बताया जाए कि हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। वो एक ऐसी जाति बताई गई थी, जनजाति बताई गई थी। और ये बर्बर जनजाति, बर्बर जनजाति हूण कैसी थी? बर्बर जनजाति के रूप में जानी जाती। बिल्कुल ऐसे निकृष्ट लोग थे, बिल्कुल खतरनाक लोगों की श्रेणी के अंतर्गत आते थे। ठीक है। और दूसरी चीज कि ये जो है ये देवते भी पुकारे जाते थे। यानी अपने आप को किस रूप में जाने जाते थे? देवते भी पुकारे जाते। यानी किस रूप में पुकारते थे इनको? देवते पुकारे जाते थे, देवते रूप में इनको पुकारते थे। ठीक है। और सर्वप्रथम 458 ईस्वी में स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण हुआ था। यानी हूणों का जो आक्रमण हुआ है वो कब आक्रमण हुआ था? हूणों द्वारा आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में। स्कंदगुप्त के समय में 458 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ। यानी जो पहला जो आक्रमण हुआ वो कब हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, हूणों के द्वारा किया गया था। ठीक है। और दूसरी चीज कि तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके वहां राजपूताना सिंध यानी तोरमान जो एक शासक हुआ था, जिनमें हूणों के अंदर तोरमान नामक जो शासक हुआ था, नामक जो सरदार था, उस सरदार ने गुप्त साम्राज्य को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। तोरमान ने गुप्त साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यानी तोरमान ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ठीक है। इस तरीके से ये शकों का दिन ब दिन क्या हो रही थी। और राजपूताना यानी पंजाब राजपूताना, मतलब राजस्थान को राजपूताना कहते, पंजाब राजपूताना सिंध साम्राज्य अधिकार करे। यानी पंजाब राजपूताना सिंध साम्राज्य पे अधिकार करके उनको अपने आप को किस रूप में? यानी महाराजाधिराज की पदवी इसके द्वारा धारण की गई थी। यानी जो पदवी धारण की गई थी तोरमान के द्वारा, तोरमान ने अपने आप को कौन सी पदवी धारण की? महाराजाधिराज की पदवी धारण की। यानी इनके द्वारा कौन सी पदवी धारण की थी? महाराजाधिराज की पदवी धारण की। और दूसरी चीज कि इन्हीं में से 510 ईस्वी से आरंभ से, मतलब सियालकोट इसकी राजधानी थी। यानी इन्होंने एक राजधानी बनाई, इसका नाम क्या था? सियालकोट को राजधानी बनाया। और वहां पे
बौद्ध भिक्षुओं से बहुत ही ये लोग क्या करते थे, घृणा करते थे। बौद्ध भिक्षुओं से इतनी घृणा थी कि और उनके स्तूप वगैरह, मंदिर वगैरह क्या कर दिए, नष्ट कर दिए। उनके विहारों चैत्यों को समाप्त करवाया गया। इस तरीके की बर्बर जाति थी। गुप्त साम्राज्य क्या हो गया था, नष्ट हो गया था और देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित हो गया था। मौर्य वंश के अंदर क्या क्या गया था, उनका ही सपना था। क्या सपना था, अखंड भारत का निर्माण। वो अखंड भारत लगातार चलता आ रहा था। उस समय फिर गुप्त साम्राज्य का उदय हो जाता। गुप्त साम्राज्य ने भी अखंड भारत को जीवित रखा। लेकिन आगे जाके जब ये बाहरी जनजातियां यहाँ आक्रमण करने लगी तो धीरे धीरे अब भारत का अस्तित्व क्या है, किस रूप में जाने लगा, छोटे छोटे साम्राज्यों के अंदर विभक्त होने लगा। ठीक है। अब कुषाण वंश, अगला जो वंश है वह है कुषाण। कुषाण वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुषाण वंश। अब देखो कुषाण जो वंश है वो कुषाण वंश के बारे में बताया गया कि कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता था और साथ ही कबीला भागों में बंध गया था, यानी कबीले भागों के रूप में ये जाने जाते। कबीले भागों के अंदर ये बंधे हुए थे और इनमें से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पे क्या कर लिया था, शासन। यानी कुषाणों का जो कबीला था, उन्होंने भारत के एक भाग पे क्या कर लिया, अधिकार भी कर लिया था। इस तरीके से कुषाण ये बाह्य जनजातियां थी और बाह्य जनजातियों ने भारत पे किस तरीके से इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अब हम पढ़ेंगे कुजुल कड़वीस प्रथम, जो कि 15 ईस्वी से इसने 5 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। भीम कड़वीस द्वितीय, इस तरीके से ये शासन हुए। ये सामान्य सी जानकारी, इनका कोई इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में। इसके बारे में प्रश्न भी पूछा जाता है बोर्ड में, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुषाण भी इतना खास नहीं है, जिसके बारे में अब अध्ययन करेंगे हम कनिष्क। कनिष्क जो भारत में प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। यानी जो कनिष्क है वो क्या है, जो कुषाण जो राजा हुए हैं उनमें ये प्रमुख राजा था। ये है एक प्रमुख राजाओं की श्रेणी में था। कौन था, कनिष्क। कनिष्क को एक प्रमुख राजाओं की श्रेणी के अंतर्गत भी क्या है, इसको रखा है। वो कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पासर्व की अध्यक्षता में, कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पासर्व की अध्यक्षता में इसने क्या किया, कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पासर्व की अध्यक्षता के अंदर इसके द्वारा कार्य किया गया था। और वो कार्य ये किया गया था कि वहां चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। क्या, अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। ये किसके द्वारा करवाया गया था, कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। ये इसकी प्रमुखता थी। और इसके द्वारा इसने राजधानी पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान, यानी कनिष्कपुर की राजधानी कहां पे स्थापित की थी, कनिष्कपुर नगर भी इसके द्वारा बसाया गया था। और इस जो है इसकी राजधानी जो है पेशावर, जो कि पुरुषपुर, उस समय किस नाम से जाना, वर्तमान में जो पाकिस्तान में पेशावर है उसको उस समय क्या जाना जाता था, पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। वहां इसने राजधानी स्थापित की। और दूसरी राजधानी है वो मथुरा में स्थापित की। दूसरी राजधानी कहां पे स्थापित की इसके द्वारा, मथुरा के अंदर। कनिष्कपुर की दूसरी राजधानी कहां पे स्थापित थी, मथुरा के अंदर स्थापित की गई। और कश्मीर को जीतकर यहाँ पे कनिष्कपुर, इसने कश्मीर को जीता था। कश्मीर क्षेत्र पे इसने आधिपत्य स्थापित करके और वहां पे किसकी स्थापना की, कनिष्कपुर के नगर बसाया था। कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना वहां पे की। और कासकर, यारकंद और खोतान पर भी, यानी कासकर, यारकंद और खोतान पर भी विजय प्राप्त की थी। कौन कौन से क्षेत्र हैं, कासगर, यारकंद
खोतान पर विजय प्राप्त। इसके द्वारा खासकर जाकर खोतान पर भी विजय प्राप्त किया, यानी इन पे इसका क्या हो गया, आधिपत्य हो गया। और ऐसा बताया जाता है कि सोने की मुद्रा पर कनिष्क की बड़ी मूर्ति बनाई गई, यानी सोने की एक ऐसी मूर्ति बनाई गई है जिसमें बहुत ही बड़ी इसकी एक सोने की जो मुद्रा है, मुद्रा पर क्या बनाया है, जो कनिष्क है उसकी कनिष्क की एक मूर्ति का निर्माण किया गया है। और उसने घुटने तक क्या पहना जाता था, चोगा पहना, घुटने तक एक चोगा पहना जाता था जो जिसकी लंबाई कहाँ तक, वो ऊपर से नीचे तक घुटनों तक होता था, जिसे चोगा कहा जाता है। ठीक है। और तांबे के सिक्का पर कनिष्क को किस रूप में दिखाया गया, एक वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया। नहीं, उस समय देवी का चमत्कार था, मतलब देवी को स्वीकार किया जाता था, ऐसा बताया जाता है। उससे इस तरीके से ज्ञान होता है। और कनिष्क के साम्राज्य में गणित और चरक जैसी चिकित्सक भी क्या है, वे वहां पे विद्यमान थे, यानी ऐसे प्रकांड विद्वान उस समय वहां पे विद्यमान थे। और प्रचार के समय भी हुआ था, यानी कहते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के समय कनिष्क का क्या है, उदय हुआ था। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, कौन सी, बौद्ध धर्म की दो प्रकार की शाखाएं थी, हीनयान और महायान। जो महायान शाखा थी इसका प्रचार प्रसार भी कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है। ये सब कुछ क्या था उस समय, इस संपूर्ण जानकारी कनिष्क के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। ठीक है। कनिष्क का जो साम्राज्य, भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग कब तक रही, क्योंकि ये कनिष्क कौन से शासक से, कौन से वंश से था, कुषाण वंश से था। और लगभग ऐसा बताया जाता है कि 230 ईस्वी तक बनी रही, यानी कब तक इनकी शासन सत्ता बनी रही थी कुषाणों की, 230 ईस्वी तक इनकी शासन सत्ता। और भारत में आर्थिक समृद्धि, ऐसा बताया जाता है कि कनिष्क के समय, यानी कुषाणों के समय, कुषाण वंश के समय भारत के अंदर जो आर्थिक समृद्धि हुई थी, उस समय भारत क्या था, प्रबल वैभव पे था, उसके पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ये संपूर्ण हम वंशों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, प्रारंभ से 1206 तक। अब आत्मसातीकरण करते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे शासन किए, किस तरीके से क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण। अब देखो आत्मसातीकरण है जिसमें शक, हूण एवं कुषाण विदेशी जाते हैं। आत्मसातीकरण के अंदर हमें ज्ञात होता है कि शक, हूण, कुषाण, ये सब कैसी जातियां थी, आदिवासी जातियां, शक, हूण, कुषाण, ये सब आदिवासी जातियां उस समय क्या थी, आदिवासी विदेशी जातियां, ये थी विदेशी जातियां। आदिवासी नहीं होगी क्या है, ये विदेशी जातियां उस समय हमारे यहाँ पे विद्यमान थी। ठीक है। अब उस समय धीरे धीरे इनका भारतीय समाज और संस्कृति पे क्या हो रहा था, भारतीय समाज और संस्कृति को ये क्या करने लगे, आत्मसातीकरण हो गया है, मतलब उसको ये अपनाने लगे। हमारे तौर तरीके ये अपनाने लगे, इनके तौर तरीके हम क्या करने लगे, अपनाने लगे। तो एक दूसरे के अंदर आत्मसातीकरण होने लगा। ठीक है। उस समय ये बर्बर कबीलाई जातियां जो भारत का अंग बन गई, उस समय क्या हुआ, ये कबीलाई बर्बर जातियां थी और किसका अंग बन गई है, भारत का ही अभिन्न अंग के रूप में जानी जाती है। यहीं पे ये रच बस गए। और इसी समय जो कनिष्क है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म की सेवा और भारत में महान राजाओं में अधिष्ठित करती है, यानी जो कनिष्क है, कनिष्क की बौद्ध धर्म की जो सेवा है भारत के महान राजाओं के अंदर भी क्या है, अधिष्ठ करती है, यानी उनके अंदर स्थापित करती है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, छोटे बौद्ध संगीति, ये बौद्ध धर्म का अच्छा प्रचार था। जो महायान शाखा है उसका इनके द्वारा अच्छा प्रचार प्रसार किया गया था और भारत के अंदर भी बौद्ध धर्म का धीरे धीरे प्रादुर्भाव होने लगता है। तो इस तरीके से इस पाठ में संपूर्ण वंशों के बारे में बताया, किसका कहां से उदय, किसके प्रतापी सम्राट हुए, इनका हमने अध्ययन किया है। और आशा करता हूं आप लोगों को सभी के समझ में आएगा। धन्यवाद।